हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाई पिंदीमान में। बच्चों, लास्ट टाइम जो वीडियो हमने जो बनाई थी उसमें हमारे जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम आ चुके थे। ये फोर्थ सेट हमारा चल रहा था और क्वेश्चन नंबर 4 हमें शुरू करना था इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत समझाइए, और साथ में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा। ट्रांसफार्मर 4 का क्या क्वेश्चन है? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं इसको। और ये क्या होता है बोल के बता देता हूँ। म्यूचुअल इंडक्शन ये होता है कि जब परस्पर समीप रखी दो कुंडलियों में से किसी एक के फ्लक्स को बदला जाए तो दूसरी कुंडली का भी फ्लक्स परिवर्तित हो जाता है, जिससे दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा या प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। या हम इतना ही कह सकते हैं कि परस्पर समीप रखी कुंडलियों में से जब किसी एक के फ्लक्स को बदला जाता है तो दूसरी कुंडली में ईएमएफ प्रेरित होने की घटना या धारा प्रेरित होने की घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर है वो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है बेटा। अब जो इसमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है इसको देख लेते हैं क्या न्यूमेरिकल है। इसने कहा है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 1100 और द्वितीय कुंडली में 110 फेरे हैं। तो प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या मतलब हम मान लेते हैं एनपी, ये दी हुई है 1100। द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या एनएस, ये दी हुई है 110। एस मतलब सेकेंडरी, पी मतलब प्राइमरी। आगे इसने कहा है कि जो प्राथमिक कुंडली है उसकी वोल्टेज सप्लाई मतलब वीपी, ये इसने दी है 220 वोल्ट। और जो द्वितीय कुंडली है उसका प्रतिरोध इसने दिया हुआ है, द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध इसने दिया हुआ है 220 ओम। पूछ रहा है प्राथमिक कुंडली की धारा कितनी होगी। तो प्राथमिक कुंडली की धारा निकालने के लिए अब इसमें देखिएगा आप, एक परिणमन अनुपात का फॉर्मूला होता है ट्रांसफॉर्मन रेशियो का, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का। ये होता है एनएस अपॉन एनपी, वीएस अपॉन वीपी या आईपी अपॉन आईएस। कोई भी हमें दो पता हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर फेरों की संख्या पता है तो उससे भी निकल सकता है, वोल्टेज पता है या धारा पता है, किससे भी याद कर सकते हैं। तो अब यहां से आप आर को निकाल सकते हैं एनएस और एनपी की वैल्यू रख के। एनएस है 110 और एनपी है 1100, तो आर आ जाएगा 1/10। अब इससे आपको ये फायदा होगा कि आप यहाँ पे रखेंगे वीएस अपॉन वीपी वाले फॉर्मूले में। तो वीएस अपॉन वीपी वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो वीएस अपॉन वीपी किसके इक्वल है? आर के इक्वल है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से, क्योंकि आपको वीपी दिया हुआ है तो वीएस निकाल सकते हैं। तो वीएस अपॉन वीपी की वैल्यू कितनी है भाई? 220 इक्वल टू 1/10। यहाँ से वीएस की वैल्यू आ जाएगी 22 वोल्ट। और ये आप यहाँ पे आरएस की हेल्प से और वीएस की हेल्प से करंट निकाल सकते हैं। अतः ओम का नियम लगाएंगे आप। ओम का नियम क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। द्वितीय कुंडली के लिए लगाएंगे तो वी एस इक्वल टू आई एस आर एस। अब यहाँ पे आप इसमें वी एस की वैल्यू 22 रखेंगे, आई एस की वैल्यू आपको जो है यहाँ पे नहीं पता है तो आई एस की वैल्यू आप आई एस ही रखेंगे। आर एस की वैल्यू पता है 220, तो यहाँ से आप आई एस की वैल्यू याद कर सकते हैं, ये आ जाएगी 1/10 एम्पियर। अब आप जो है पुनः ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का जो फॉर्मूला है उससे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए कि आई पी अपॉन आई एस इक्वल टू आर होता है। वैल्यू रख देंगे, आई पी अपॉन आई एस की वैल्यू 1/10 हो गई, या अभी यहाँ पे ऐसे 1/10 हो गई। तो 1/10 इक्वल टू आर की वैल्यू यहाँ पे 1/10 हो गई। तो यहाँ से आई पी की वैल्यू, ये 1/10 भी इधर चला जाएगा, पहले से 1/10 है तो 1/100 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो ये 0.01 एम्पियर इसमें आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखिएगा क्वेश्चन हमने 5 मिनट से पहले कर दिया आपका। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवमापी से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। हमारे कोर्स में नहीं है, स्टार लगा हुआ है, जिसपे स्टार लगा है कोर्स में नहीं है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन
को विरामावस्था से V वोल्ट तक त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ये भी वैसे हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है हमारे कोर्स में, तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पूछी है तो ज्ञात कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ग भाग हम करते हैं इसमें। 4 का ग, तो इसमें कहा हुआ है इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है ये। अब P क्या है यहाँ पे? P है यहाँ पे रेखीय संवेग। सभी बच्चे कक्षा 11 में सूत्र पढ़ के आते हैं, रेखीय संवेग बराबर √2m के। गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में संबंध है। तो यहाँ पे तुम लैम्डा का फॉर्मूला लिख सकते हो h/√2m के, और k जो है गतिज ऊर्जा है। किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा मैंने इस सेट के पहले भाग में बताया है, जो हमारा ये 346 वाला जो सेट है Fe सेट 1 में बताया, आप जाके देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को हम लिख सकते हैं E × V। तो सूत्र तो ये आ गया, ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पे हम H की वैल्यू रख सकते हैं 6.6 × 10⁻34। हम इलेक्ट्रॉन के आवेश को रख सकते हैं 1.6 × 10⁻19, और हम यहाँ पे अंडर रूट है लगा हुआ नीचे, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को रख सकते हैं 9.1 × 10⁻31। इसकी वैल्यू, इसका मात्रक होता है जूल सेकंड, इसका मात्रक होता है कूलम, और इसका मात्रक होता है किलोग्राम। अगर ये सभी यहाँ पे रख दें और इसको सोल्व करें, √2 × 9.1 × 10⁻31, और E हो गया 1.6 × 10⁻19 और कैपिटल V। इसको सोल्व करेंगे तो भाई ये सोल्व करने पाएगा 12.127 अपॉन √V × 10⁻10, और तरंग दैर्ध्य है तो काय में नापते हैं? मीटर में। तो इसको हम जो है 12.127 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻10 में 1 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का घ था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं 4 के घ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का घ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का घ, इसमें देखिएगा पूछा हुआ है संभारिक तथा समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। यह आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो समस्थानिक और संभारिक पूछा है। समस्थानिक को बेटे समप्रोटोनिक भी बोलते हैं, तो हो सकता है ये क्वेश्चन इस नाम से भी आ जाए। समस्थानिक एक ही पदार्थ के ऐसे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु भार अलग अलग तथा परमाणु क्रमांक समान होता है। तो एक ही पदार्थ के हैं तो डेफिनेटली परमाणु क्रमांक समान ही होगा। तो कौन से उदाहरण है इसका? 1H1, 1H2, 1H3, ये सब समप्रोटोनिक है। दूसरा उदाहरण है 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 14, 6 कार्बन 15, ये संभारिक है सब। तीसरा उदाहरण 2He4, 2He3, ये भी संभारिक है। इतने उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके ज़्यादा भी पूछ सकते हैं। 7 नाइट्रोजन 14, 7 नाइट्रोजन 15, ये सारे समस्थानिक है। संभारिक इससे उल्टा हो जाएगा। अलग अलग पदार्थों के ऐसे परमाणु अलग अलग होंगे तो उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे, जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग या भिन्न भिन्न तथा परमाणु भार समान हो, क्या कहलाते हैं? संभारिक कहलाते हैं। आप देखो इसमें परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन इसमें क्या है? परमाणु भार समान है। इसमें परमाणु भार अलग अलग हैं,
लेकिन इसमें जो परमाणु भार है इसमें जो है परमाणु क्रमांक अलग अलग है। तो उदाहरण इसका एक उदाहरण तो देखो यहीं पे लिखा है 1H3 और 2He3, ये दोनों एक दूसरे के संभारिक हैं। एक उदाहरण यहाँ पे लिखा है ये रहा 6 कार्बन 14 और 7 नाइट्रोजन 14, ये भी एक दूसरे के संभारिक हैं। तो ये इसका उदाहरण हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन भी हमने पूरा कर दिया है। इसका जो 5th पार्ट है ये हमारे कोर्स में नहीं है, देखो लिखा हुआ है। 5th क्वेश्चन का 1st पार्ट भी हमारे कोर्स में नहीं है, स्टार लगा हुआ है। इसका जो ख पार्ट है इसको हम देख लेते हैं। तो 5th क्वेश्चन का ख पार्ट हम करते हैं। इसमें कहा है कि आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए, 1 ओम का प्रतिरोध है और वो जो है 0.01 हेनरी के प्रेरक के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो 1 ओम का प्रतिरोध है, ये हमने प्रतिरोध मान लिया। ये एक प्रेरक के साथ जुड़ा है, प्रेरक कितना है 0.01 हेनरी, और ये फिर एक एसी परिपथ के साथ जुड़े हैं और एसी परिपथ की आवृत्ति 50 हर्ट्ज दे रखी है और वोल्टेज 200 वोल्ट दे रखी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका जो क्वेश्चन है इसका ये लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन है। ये पूछा क्या है, परिपथ के लिए प्रतिघात, प्रतिबाधा और धारा। प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात की किसमें प्रेरक लगा है, तो प्रेरण प्रतिघात का सूत्र होता है XL बराबर ओमेगा L। ओमेगा का सूत्र 2πf होता है, 11th में पढ़ के आते हैं। 2πf हो गया 50 और L हो गया 0.01। इसको सोल्व करोगे आ जाएगा पाई, तो पाई का मान होता है 3.14 ओम। ये हमारा पहला आंसर आ गया। दूसरे में पूछा प्रतिबाधा, ये हमारा RL परिपथ है। RL परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है उसका सूत्र ये हो गया √R² + XL²। R 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर, XL 3.14 हो गया इसका स्क्वायर। इनको दोनों को सोल्व कर लेंगे तो जो तुम्हारा आंसर दिया है Z का, यही आंसर हमारा इसमें आ जाएगा, 3.29 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 3.29 ओम आएगा। फिर पूछा है परिपथ में 2 पार्ट हो गए हमारे। फिर पूछिए परिपथ में धारा कितनी है। धारा का सूत्र होता है वोल्टेज अपॉन प्रतिघात, वोल्टेज अपॉन प्रतिबाधा। वोल्टेज हो गए 200, प्रतिबाधा हो गए 3.29। हल करेंगे ये आएगा 60.6 एम्पियर। देखो बेटे, कुछ बच्चों ने पूछा था कि हमें जो है प्रॉब्लम होती है, हमें ये पता नहीं चल पाता कि जो हमारे जो प्रत्यावर्ती धारा के क्वेश्चन है कौन से पेपर में आते हैं कौन से नहीं आते हैं। तो जो भी पेपर मैं सोल्व कर रहा हूँ पिछले साल के, उनसे आपको आइडिया लग जाएगा। तो वीडियो आप सभी वीडियो देखें। और एक बात और है, ये वीडियो मैं इस बार पेपर पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज करके बोला था और पर्सनली फ़ोन करके बोला है कि सर बोर्ड पे कभी कभी दिखाई नहीं देता है साफ साफ। तो इसलिए हमने ये प्रैक्टिकल एक करके देखा है। आप लोग मैसेज करके जरूर बताएं कि ये बेटर है या बोर्ड पे बेटर है। तो जैसे बेटर होगा वैसे आपको बताएंगे, चलिएगा। अब इससे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 5 का गै क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके सामने रखा हुआ है मॉडल, आप इसमें से क्वेश्चन देखते रहिए। मैं क्वेश्चन देख के ही और आगे डेटा लिखता हूँ। तो 5 का गै, तो 5 के गै में इसने कहा है हमें कि एक मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है। तो भाई मैं बोल के बता देता हूँ अनुगमन वेग क्या है, कि जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ा जाता है तो उस चालक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, एक सूक्ष्म नियत वेग प्राप्त कर लेते हैं। यह सूक्ष्म नियत वेग ही क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है। अब इसने क्वेश्चन दिया है, इसमें कह रहा है 1 मिलीमीटर व्यास का एक तार है। तो व्यास दे रखा है और व्यास कितना दिया है, 1 मिलीमीटर। फिर कह रहा है कि इसमें 75 मिनट में टाइम दिया है 75 मिनट्स। 75 मिनट में इसमें 90 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। आवेश दिया है 90 कूलाम। तो पहले तो पूछ रहा धारा बताओ। तो धारा का सूत्र आप जानते हो कि क्या होता है, Q/T। Q/T। अच्छा, Q कितना दिया है 90 कूलाम, तो Q की जगह तो रख देंगे 90। T ये 75 मिनट दिया है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो 1/, ये 60 30 से कट जाएगा ये, ठीक है। और 3 से ये कट जाएगा 25, तो ये आ गया 1/,
50, 1/50 सोल्व करोगे 0.01 एम्पियर आएगा, 0.02 एम्पियर, सॉरी 0.02 एम्पियर आएगा। अब इसी क्वेश्चन का जो बाकी का भाग है उसको करते हैं। तो ये पहले से रफ हुआ है, सॉरी, इसका ही जो बाकी का भाग है उसको करते हैं। एक पूरा ही पेज ले लेते हैं इसके लिए। इस पेज पर कर लेते हैं। हाँ जी, तो बाकी का भाग जो उस क्वेश्चन का था उसको देख लेते हैं। तो बाकी का भाग इसने कहा है कि इसमें जो है ये रहा कि यदि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 गुणा 10 की घात 22 हो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो दी है 5.8 गुणा 10 की घात 22 प्रति घन सेंटीमीटर। इसको घन मीटर में बदल देते हैं, तो 5.8 गुणा 10 की घात 22, आप जानते हो कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 की घात कितने होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2, तो इसको बदलेंगे तो 10 की घात ये घन सेंटीमीटर, तो 10 की घात -2 की घात 3 करोगे 10 की घात -6 घन मीटर आ जाएगा। ये हो जाएगा 5.8 गुणा 10 की घात 28 प्रति घन मीटर। इसको बेटे इलेक्ट्रॉन घनत्व ही बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व। फिर पूछा है कि अगर इतना हो, ये तो पूछा है इसने अनुगमन वेग कितना होगा। अब धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध होता है, आप ये यूनिट नंबर 3 में मिलेगा, आपको जाके देखना मिल जाएगा धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो यहाँ से अनुगमन वेग का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, I/NEA, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये VD बराबर I तुम हल करके आए हो अभी 0.02, N यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने 5.8 10 की घात 28, E इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हो 10 की घात -19, 1.6 10 की घात -19, एरिया तार का जो क्षेत्रफल होता है πr² आ जाएगा, और यहाँ पे πr। अब देखो यहाँ पे व्यास दे रखा था, इससे पिछले पेज पे जाके देखोगे तो व्यास दे रखा था 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर का मतलब 0.5 मिलीमीटर होगी त्रिज्या, और त्रिज्या 0.5 पॉइंट, इसको 10 की घात -3 से गुणा करोगे तो मीटर में आ जाएगी। तो पाई इंटू 0.5 गुणा 10 की घात -3 का वर्ग, इसको यहाँ पे रख देंगे, पाई इंटू 0.5 10 की घात -3 का वर्ग। इस पूरे को जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करके यही जो हमें दे रखा है इसमें आंसर हमारा आ जाएगा। अब इसमें देखो कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, कैलकुलेशन में हम टाइम खराब नहीं करते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। अब इस जो हमारी वीडियो चल रही है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्या, एक और देख ले, 2 क्वेश्चन है, इसका ही ऑप्शन देख लेते हैं हम। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है बहुत आसान क्वेश्चन है। एक परिवर्ती संधारित्र 200 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो बैटरी की वोल्टेज दे रखी है 200 वोल्ट। फिर कह रहा है इसकी जो धारिता है, इसकी धारिता को 10 माइक्रोफैरड से 2 माइक्रोफैरड कर दिया जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। तो धारिता कितनी थी, 10 माइक्रोफैरड, मतलब 10 गुणा 10 की घात -6 फैरड, और कितनी कर दी भाई 2 माइक्रोफैरड, मतलब कि 2 गुणा 10 की घात -6 फैरड। तो पूछ रहा ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। तो देखो बेटे, आप सब लोग संधारित्र का चैप्टर आपने पढ़ा होगा जरूर। तो संधारित्र में जो संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 CV² होता है। तो इस सूत्र का अगर हम यूज करें तो ऊर्जा में परिवर्तन बराबर प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा, क्योंकि इसके पहले धारिता ज्यादा है और बाद में कम है, तो हमने प्रारंभिक में से अंतिम ऊर्जा घटाई है। मान लो पहले धारिता कम होती है जब बाद में ज्यादा होती है तो फिर U2 - U1 करते। चलो जी, सूत्र रखते हैं 1/2 C1, वोल्टेज दोनों केस में सेम है V², बाद के केस में 1/2 C2 V², 1/2 C1 - C2, मैंने V² इसमें से कॉमन निकाल लिया, मान रख देंगे 1/2। C1 कितना है बेटा, 10 गुणा 10 की घात -6, C2 कितना है 2 गुणा 10 की घात -6, और V कितना है बेटा 200 का स्क्वायर। हल करेंगे 1/2, 10 में से 2 गए, कितने बचेंगे 8 गुणा 10 की घात -6, और 200 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 और 100 का वर्ग 10 की घात 4, या 2 बार 10 100 लिख देते हैं, कोई बात नहीं, 2 दूनी 4, 4 यहाँ पे 2 दूनी 4 और 8 दूनी ये हो गया 16 गुणा 10 की घात 4 ये हो गए, और 2 ये माइनस के, तो माइनस के 2 बचेंगे, इतने जूल। ये हमारा आंसर आ गया, या आप इसको लिख सकते हो 0.16 जूल। तो ये इस तरीके से हम यहाँ हमारा एक क्वेश्चन निपट जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका हमारे पास में है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा तरंग के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। चलिए जी इसको प्रूव करते हैं हम। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज अपना पलट लेते हैं। चलो जी, इसमें पूछा है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से, तो इसने जो है कौन सा क्वेश्चन है ये, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट है। अपवर्तन के नियम की व्याख्या करनी है। अपवर्तन का नियम बेटे बेसिकली स्नेल का नियम होता है, ठीक है। तो हम हाइगेंस का नियम यूज करके स्नेल का नियम प्रूफ करेंगे। स्नेल का नियम आप जानते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2 या n2 अपॉन n1 या v1 अपॉन v2। ये सभी स्नेल के नियम के विभिन्न रूप हैं। तो चलिएगा इसको प्रूफ करते हैं। हमने मान ली एक सरफेस है, एक पृष्ठ है xy, और ये अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ मतलब इससे ऊपर का माध्यम अलग है और इससे नीचे का माध्यम अलग है। ये मीडियम फर्स्ट मान लिया, मीडियम सेकंड मान लिया। यहाँ प्रकाश की चाल v1 मान ली, इसमें प्रकाश की चाल हमने v2 मान ली, ठीक है। तो अब इसको आगे हम सोल्व करते हैं। हमने मान लिया, अब जो हाइगेंस का नियम है उसके अनुसार हमने मान लिया कि एक समतल तरंगाग्र आ रहा है। ये हमने एक समतल तरंगाग्र मान लिया AB, और ये जो है पृष्ठ पे कितने कोण पे आपतित होता है, मान लेते हैं I कोण पे आपतित होता है। अब आप देखेंगे कि ये जो A पॉइंट है, A पॉइंट अब अगर आगे चलेगा तो ये कौन से माध्यम में आ जाएगा, दूसरे में। B पॉइंट अभी किस माध्यम में है, पहले में। और ये हमने अपनी मर्जी से मान लिया कि V1 बड़ा है V2 से। हमने मान लिया कि पहले माध्यम में चाल ज्यादा है और दूसरे में कम है। तो पहले माध्यम में ये जो हमारा B1 पार्टिकल है जब चलेगा यहाँ से आगे, तो मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक B डैश तक ये चलता है, तो ये इतनी दूरी चलता है। हम सूत्र जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। पहले माध्यम में चाल V1 है, दूरी कितनी होगी बेटे B डैश, मान लो कितने समय तक चला, T समय तक। तो आप ये दूरी निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी, V1 इंटू T। ओके, अब A पॉइंट जब चलेगा ये दूसरे माध्यम में चलेगा। दूसरे माध्यम में चलेगा तो क्योंकि अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तक पृष्ठ है तो अपवर्तन होगा, तो इसका रास्ता बदल जाएगा। तो मान लेते हैं कि इस रास्ते पे चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा एंगल इसका बड़ा कम कर दिया हमने मान रखा है दूसरे माध्यम में चाल कम है, तो उतने ही समय में, जितने समय में B से लेके B डैश तक पहुंचा है, A कहाँ तक पहुंचेगा, A से लेके A डैश तक पहुंचेगा। अब ये दूरी कैसे निकलेगी, वही सूत्र, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल V2 है, दूरी कितनी होगी बेटा, A डैश, समय कितना हो गया T। तो यहाँ से A डैश कितना आ जाएगा, V2 इंटू T। तो यहाँ तक मान लिया हमने ये, ठीक है। हम इसको यहाँ तक मिलाएंगे, सेम बिल्कुल यहाँ पे होगा, इतने एंगल पे इधर मुड़ेगा ये, इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये अपवर्तक कोण हमने कितना मान लिया, इसका R, चाहे तो यहाँ पे मान लो आप, चाहे यहाँ पे, एक ही बात है। अब आप देखो, अगर ये कोण I है, ज्योमेट्री से ये कोण भी I होगा, इतना आप बच्चों को पता होगा। ये I है, पूरा एंगल 90 है, 90 माइनस I बचेगा, फिर ये 90 है तो ये I बचेगा। सेम इसी तरीके से ये एंगल R बचेगा। तो अब आपके पास दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज तो आपके पास है AB डैश, कौन सा, AB डैश, ये कौन समकोण है, तो ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। दूसरा समकोण त्रिभुज आपके पास है A डैश B, इसमें ये कौन समकोण है। तो ये भी कौन सा कोण है, ये भी कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब दोनों में हमें एक से साइन आई और एक से साइन आर निकालना है। यहाँ साइन आई निकाल लोगे तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो गया बेटा इसका, साइन आई बराबर लंब कितना हो गया, B डैश, कर्ण कितना हो गया इसका, AB डैश। ये तो पहली समीकरण आ गई। इस वाले त्रिभुज से निकाल लेंगे साइन आर, कितना आ जाएगा, साइन आर जब निकाल लेंगे, ये वाला एंगल आर होगा, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। साइन आर कितना हो गया, लंब बटे कर्ण हो गया इसका AB डैश, ठीक है। तो ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से भाग कर देंगे। स्नेल का नियम निकालने के लिए साइन आई बटे साइन आर बराबर B डैश बटे AB डैश, ये तो हो गया साइन आई,
और ए डैश बटे ए बी डैश, ये हो गया साइन आर। ए बी डैश से ए बी डैश कट गया और बी बी डैश का मान रखेंगे, ये लिखा हुआ है कितना V1t, और ये मान कितना है V2t। टी से टी कट जाएगा तो क्या आ गया साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2। फर्दर आप एक सूत्र जानते हो, V बराबर C बटे N, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का सूत्र है ये। तो इस वाले सूत्र से तुम V1 लिख सकते हो C बटे N1 और V2 लिख सकते हो C बटे N2। अगर यहाँ पे रख दूं मैं तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू C अपॉन N1 अपॉन C अपॉन N2। C से C कट जाएगा तो क्या सूत्र बन जाएगा बेटा आपका, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो आप देखो, चाहे ये लिखो तब भी स्नेल का नियम है, चाहे ये लिखो तब भी स्नेल का नियम है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है पूरा हो गया। इसके बाद का क्वेश्चन हमारे कोर्स में नहीं है, स्टार लगा हुआ है। अगली वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।